पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे रेदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कि रेदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या बताए थे कि परमाणु किस प्रकार का परमाणु का संरचना है, उसके बारे में किनके द्वारा, रेदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था। लेकिन इनके जो बताए गए थे उनमें कुछ कमियां देखने को हम लोग को मिला था, इसमें हम लोग कुछ कमियां देखने को मिला था। तो वही आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर के परमाणु मॉडल। और बोर के परमाणु मॉडल को हम लोग देखने वाले कि बोर का परमाणु मॉडल किस प्रकार से दिया गया है, उसको हम लोग आज क्लास में समझने वाले हैं। तो इसका पूरा नाम जो है बोर साहब का, इनका जो पूरा नाम है क्या है, नील्स बोर के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। और ये कब का बात किया जाए तो 1913 का बात किया जाए। कहीं 1913 में नील्स बोर थे जो रेदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की तथा परमाणु के एक नए मॉडल दिया। इस मॉडल को बोर का परमाणु मॉडल कहा गया। अब देखो इनके द्वारा जो बताया गया था, हम लोग इसके पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखे थे। तो उनमें एक दिक्कतें क्या आया था, उनके बोले थे कि सब जो होता है अलग अलग कक्षाओं में तो घूमता है, लेकिन जब ये अलग अलग कक्षाओं का बात किया जाता है तो सब में जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है उस सब का समान, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा, बोर के द्वारा ये अलग अलग स्पेक्ट्रम का बात किया गया था और ये किसके द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम से सफलतापूर्वक व्याख्या कर पाए थे। मतलब हर एक परमाणु के लिए तो नहीं, लेकिन हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसके लिए सभी स्पेक्ट्रम को ये व्याख्या किए थे। तो उसी को हम लोग बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। जो ये नया मॉडल आया, जो बोर का परमाणु मॉडल में निम्नलिखित अभिगृहितों को आधारित है। मतलब अभिगृहित का मतलब होता है कि हम लोग कोई चीज़ को प्रैक्टिकली तो प्रूव कर पा रहे हैं, लेकिन उसको थ्योरेटिकली हम लोग सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई चीज़ को हम लोग सिद्ध करके नहीं दिखा पाते हैं, डायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं कि ये चीज़ सत्य है, तो उसको हम लोग अभिगृहित कहते हैं। अगर उसको हम लोग सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ठीक, जब सिद्ध कर देते हैं तो उसको हम लोग परिमेय के नाम से जानते हैं। अभी इसमें क्या क्या बताया गया, बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया परमाणु के केंद्र पर धन आवेशित नाभिक होती है। तो ये तो रेदरफोर्ड के द्वारा भी बताया गया था कि जो परमाणु होता है उसके केंद्र पर धन आवेशित नाभिक होता है, इनके द्वारा भी बताया गया। जिसका आवेश बताया गया कितना होता है, Z × E के बराबर होता है। जहाँ Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश के परिमाण का धन आवेश। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का ये धन आवेश होता है, मतलब ये पॉजिटिव आवेश होता है, ये निगेटिव वाला नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना। या बोल सकते हैं ये जो होता है प्रोटॉनों का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं लिख के हम लोग लिख सकते हैं। ये किसका आवेश होता है, प्रोटॉनों का आवेश होता है। तो पहला बात बताया गया। दूसरा बात बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते रहता है, घूमते रहता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहता है। इनके द्वारा भी ये चीज़ बताया गया, ये चीज़ रेदरफोर्ड के द्वारा भी बताया गया था। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं उत्पन्न करते। उनके द्वारा बताया गया था कि विकिरण उत्पन्न करते, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, इनके द्वारा साफ क्लियर कर दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसमें विकिरण उत्पन्न नहीं होता है, मतलब कोई लाइट उत्पन्न नहीं होता है। इन कक्षाओं के अस्थायी कक्षाएं भी कहा जाता है। ये जो कक्षा होता है इसको अस्थायी कक्षा कहते हैं, मतलब हमेशा वो बना रहता है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाता है। किसी भी अस्थायी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्रियाशील आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रक बल के प्रदान करती है। अगर हम लोग अस्थायी कक्षा का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्रियाशील आकर्षण बल होता है और अभिकेंद्रक बल प्रदान करते हैं, जो एक दूसरे के बराबर होने के कारण चारों तरफ उस कक्षाओं में घूमते रहता है। आगे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के सभी कक्षाएं संभव नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की सभी कक्षाएं संभव नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके उनका कोणीय संवेग, अब देखो ये जो कक्षा बनता है वो किस हिसाब से बनता है, जिसका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2π का पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, वही उस कक्षा में घूमता है। h जो होता है सार्वत्रिक स्थिरांक बोलते हैं या प्लैंक कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं, जिसको पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका संवेग जो होता है वो कितना होना चाहिए,
h/2 के गुणांक के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर NH/2 या n को बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या बोला जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डालना है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल किस किस चीज़ों पर आधारित है, क्या क्या चीज़ें बताए। तो बोर का परमाणु मॉडल में इसमें 1 नंबर देके या ए नंबर देके लिखना है। इनके द्वारा भी क्या क्या चीज़ें बताया गया। तो पहला तो ये चीज़ें बताया गया कि परमाणु के केंद्र पर धन आवेशित नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र पर धन आवेशित नाभिक होता है जिसका आवेश Zd के बराबर होता है, जिसका आवेश Ze के बराबर होता है। अब इसको अलग से हम नहीं लिख पा रहे। Z क्या होता है परमाणु संख्या और E जो होता है प्रोटॉनों का आवेश होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं होगा, प्रोटॉनों का आवेश होता है। या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। बस तो इतना के बराबर यहाँ तक लिखना है। यहाँ पर भी वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। बस इतना ही तक लिखना है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। सी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। सी में कुछ और लिखना है। सी में लिखना है, सी नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका उनका कोणीय संवेग h/2 पूर्णांक गुणज होते हैं, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट सार्वत्रिक स्थिरांक है। ये पूरा यहाँ तक लिख लेना, सार्वत्रिक गुणांक है। अब थोड़ा सा मॉडल से समझ लेते हैं। मॉडल से समझने का मतलब क्या है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको। उसके जब तीनों पॉइंट लिखने के बाद इसको बना भी लेना है। मान लेते हैं कि यही क्या है, नाभिक है। नाभिक में जो आवेश होता है वो कितना होता है, Z/E होता है। ये क्या है, एटम के नाभिक। उसको इंडिकेट भी कर देते हैं, नाभिक है। अब इसका कक्ष बना लेते हैं Z/E। पहला कक्ष ये बना लिए, पहला कक्ष हो गया ये, दूसरा हो गया। उसी प्रकार से तीसरा कक्ष। ऐसे ये सब कक्षों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। सब कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो ये सब कक्ष में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर से माइनस साइन लगा देते हैं कि इसलिए निगेटिव को दर्शाएगा, ये जो है पॉजिटिव को दर्शाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कक्षाओं में क्या होते रहता है, घूमते रहता है। ये कक्ष है, ठीक है, इसमें घूमते रहता है। ये बताया जाता है कि इसका जो ये पहला कक्ष जो होता है, तो पहला कक्ष का जो संवेग होता है, संवेग जो होता है, तो पहला कक्ष का जो संवेग होता है वो h/2 के बराबर होता है। h/2 के बराबर होता है। जो दूसरा कक्ष का संवेग होगा वो कितना, इसमें 2 से गुना हो जाता है, 2h/2 के बराबर हो जाता है। तीसरा जो कक्ष होगा, तो तीसरा कक्ष का जो संवेग होगा, तीसरा कक्ष का जो संवेग होगा वो कितना होगा, तो तीसरा कक्ष का संवेग जो होगा 3h/2 के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जिस कक्ष का संवेग पूछेगा उसमें उतना से क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। उतना से उसमें हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो उस कक्ष का क्या हो जाता है, संवेग निकल जाता है। बात समझ में आया। वैसे अगर nवां कक्ष का संवेग पूछ देगा, nवां कक्ष का संवेग क्या हो जाएगा, n × h/2 हो जाएगा। nवां कक्ष का संवेग, ये डायग्राम बनाना है सभी को, डायग्राम ये बनाना है वहाँ पे। उसके नीचे जितना 3 पॉइंट लिखवाया गया है उसके नीचे इस डायग्राम को बनाना है। अब अगर बात करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं nवां कक्ष, nवां कक्ष का संवेग nवां कक्ष का जो संवेग होगा वो कितना हो जाएगा, NH/2 हो जाएगा, NH/2 हो जाएगा। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जहाँ n क्या क्या हो सकता है, nवां कक्ष का संवेग, जहाँ n का मान क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ... इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये n जो होता है
इस n को हम लोग नाम भी देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या होता है? n बराबर इसको हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ये 11th क्लास में पढ़ना रहता है, वहाँ पे बताए भी होंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इसको कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो, जब ऊर्जा का हम लोग बात करते हैं, इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहले इतना लिख लेना है सभी को, तब चलते इस वाले पॉइंट पे, ई वाले पॉइंट। ई वाला में क्या समझाया जा रहा है? जब परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन का बाह्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह अपनी अस्थायी कक्षाओं को छोड़कर ऊंची अस्थायी कक्षाओं में चली जाती है। परमाणु के बाह्य स्रोतों से जब कोई ऊर्जा प्राप्त होता है तो अपने अस्थायी कक्ष को छोड़कर क्या हो जाता है? ऊंचे वाले अस्थायी कक्ष में चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन की किसी ऊंची अस्थायी कक्षा से नीचे अस्थायी कक्षा में आती है, अर्थात जब उसका संक्रामण होता है, तब जब ट्रांजिशन होता है तब ऐसा होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उस केस में ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन, उससे ऊर्जा निकलता है। इस प्रकार से उत्सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के दोनों कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। जो ऊर्जा निकलता है वो कितने के बराबर होता है? दोनों कक्ष की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तथा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का क्वांटम फोटोन h इंटू न्यू के रूप में होता है। तो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जो होता है h इंटू न्यू के रूप में देखने को मिलता है। अब देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब नीचे वाले कक्ष से ऊपर वाला कक्ष में जाता है इलेक्ट्रॉन, उस टाइम ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब ऊपर से नीचे में आता है उस टाइम ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उस टाइम ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ऊर्जा उससे खर्च होता है। लेकिन कुछ भी किसी भी केस में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो, उस केस में जो ऊर्जा का मान होगा वो दूसरे कक्ष, पहला कक्ष का ऊर्जा ये दूसरे कक्ष का ऊर्जा है, और दूसरे कक्ष की ऊर्जा में से पहला कक्ष की ऊर्जा को घटाएंगे तो वो कितने के बराबर आता है? h इंटू न्यू के बराबर आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाए या ऊपर नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन के बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है, बाहर से ऊर्जा लिया, तो वह अपनी अस्थायी कक्षा को छोड़कर ऊंची अस्थायी कक्षा में चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी नीची अस्थायी कक्षा से नीचे की अस्थायी कक्षा में आता है, ऊंची अस्थायी कक्षा से नीचे की अस्थायी कक्षा में आता है, अर्थात जब ऊर्जा का संक्रामण होता है मतलब ट्रांजिशन होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षाओं के में ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। उत्सर्जित हो या अवशोषित हो, तो हमेशा जो ऊर्जा का वहाँ पर अंतर आता है, जो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है कितना मात्रा में या कितना अवशोषण हुआ है, तो हमेशा दोनों के कक्ष के ऊर्जा के अंतर को बराबर होता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग और आगे समझेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर समझने की अभी भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार हम डायग्राम लेकर चलेंगे, डायग्राम के पास, जो कि यहाँ पर डायग्राम बनाए भी थे। इसको लिख लिया है सभी को। अब देखो होता क्या है, मान लेते हैं इस कक्ष का ऊर्जा E1 है, इस कक्ष का ऊर्जा E1 है और इस कक्ष का ऊर्जा E2 है, और कोई इलेक्ट्रॉन ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, दो कैसे बनता है, या नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे या ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये कितना ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर रहा है, तो E2 में से E1 को हटा दो, वही ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा कहलाता है h इंटू न्यू होता है। h इंटू क्या होता है? न्यू के बराबर होता है। इसको हम लिखवा देते हैं। तो अगला D नंबर देकर सभी को लिखना है। C नंबर तक सबको लिखे थे, अब D नंबर देख के लिखना है। D नंबर देख के लिखना है, जब इलेक्ट्रॉन ऊंची अस्थायी कक्ष से
नीचे की अस्थायी कक्ष में आती है, ऊंची अस्थायी कक्ष से नीचे की अस्थायी कक्ष में आती है, या नीचे की अस्थायी कक्ष से ऊंची अस्थायी कक्ष में जाती है, तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है। उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, तो उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा का मान, उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा का मान, वही अगला स्टेप में लिखना है, उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा का मान। उत्सर्जित हम यहाँ पर लिख देते हैं, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला वाला घटा देते हैं, ये किसके बराबर होता है, h इंटू न्यू के बराबर होता है। h इंटू E2 माइनस E1 बराबर h इंटू न्यू होता है। जहाँ सभी कंडीशन में लिखना है, जहाँ E1 पहले कक्ष का ऊर्जा है तथा E2 दूसरे कक्ष का ऊर्जा है। E1 पहले कक्ष का ऊर्जा है तथा E2 दूसरे कक्ष का ऊर्जा है। बस इतना ही लिखना है इसमें। अब आगे दिया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक में कुछ चीज़ें तो पहले से हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है और मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me है तथा आवेश -e है, तब नाभिक पर धन आवेश का परिमाण +e होगा। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का वेग v वेग से तथा त्रिज्या r की कक्षा में घूम रही है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले सभी को हेडिंग डालना है। हेडिंग के रूप में क्या लिखना है, यहाँ पर देख सकते सभी को सबसे पहले हेडिंग डालना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत। सबसे पहले माना कि क्या क्या चीज़ मानेंगे, सब लाइन्स लिखते चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर m। इलेक्ट्रॉन का आवेश E होगा, निगेटिव में रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। नाभिक में कुल आवेश, नाभिक में कुल आवेश कितना होता है, Z इंटू E होता है, जहाँ Z बराबर परमाणु संख्या होता है। Z बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। और कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग
क्या लिखना है? बी लिखना है। कक्ष की त्रिज्या, कक्ष की त्रिज्या क्या लेना है? आर लेना है। ये सारी चीज़ें हो गया। अब हम इसको इतना चीज़ें लिखने के बाद डायग्राम बना रहे हैं। तो बीच में क्या है? नाभिक है। इस नाभिक पर जो आवेश है वो कितना है? जेड इंटू ई है। और एक कक्ष बना रहे हैं। ऐसा करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे अच्छा यही रहेगा। हो गया? ठीक है, तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या आ गया? ये हम लोग का इसको हटा। बीच में हम क्या बना रहे थे? बीच में हम लोग को नाभिक होता है, नाभिक पर आवेश कितना होता है? जेड होता है। और इसके चारों तरफ एक कक्ष बना रहे हैं, द्वितीय कक्ष, जिससे इसका त्रिज्या कितना है? तो इसका त्रिज्या आर है। यहाँ मान लेते एक इलेक्ट्रॉन है जो इसमें गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है? तो भी वेग से गति कर रहा है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, तो एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं? ऐसा वेट कर ले, इसको हटा देते हैं। चलेंगे, कुछ दिक्कतें आ गया है, सभी कोई वेट करेगा। चलिए हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये दोनों के बीच में बल लगता है, दो प्रकार के बल लगता है। एक हम लोग पता है कि जब भी कोई चीज़ वृत्तीय पाथ में घूमता है, जब कोई चीज़ वृत्तीय पाथ में घूमता रहता है तो उसमें कूलम्ब बल लगता है। और उस कूलम्ब बल का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं?
फार्मूला उसका होता है, कूलम्ब बल का फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर लिखते हैं। तो उसका फार्मूला होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। आर जो होता है दोनों के बीच की दूरी होता है। अब यहाँ पे दो प्रकार के आवेश है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान ZE हो गया और E का मान, दूसरा आवेश कितना है? E है, E हो गया बटे दोनों के बीच का दूरी आर ही है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, ये इलेक्ट्रिक बल है तो इसको AP से दिखा देते हैं। अभिकेंद्रीय बल को C से दर्शा देते हैं और इसका जो मान होता है M, जिसका द्रव्यमान कौन सा घूम रहा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? M V स्क्वायर, V एक से घूम रहा है बटे आर स्क्वायर, आर भी MV स्क्वायर बटे आर होता है, आर इसका त्रिज्या होता है। ये दोनों बल एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों बल एक दूसरे के जब बराबर होगा मतलब FE जो होगा या FC जो होगा FE के बराबर होता है, तो ये MV स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? आर बराबर इधर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E बटे आर। अब देखो ये हम लोग किसके लिए बात करें? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बात कर रहे। बोर का ये कौन सा परमाणु मॉडल दिया जा रहा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लिए Z का मान कितना होता है? Z का मान 1 होता है यहाँ पर, इसलिए परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा Z के जगह, तो 1 इंटू E गुने E हो जाएगा बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट, यहाँ से R से एक R यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से MV स्क्वायर का जो मान होगा वो कितना निकल के आएगा? E स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एक R बचा हुआ है, एक R यहाँ पर लिखा जाएगा इंटू R हो जाएगा। और जब हम लोग संवेग का बात करते हैं तो संवेग, एक तो हम लोग संवेग पढ़ चुके हैं, संवेग हम लोग पढ़े हैं कि संवेग जो होता है कक्ष का कितना होता है? NH बटे 2 पाई होता है। और दूसरा हम लोग संवेग का फार्मूला जानते हैं कि किसी वस्तु पर जो संवेग लगता है वो कितने के बराबर होता है? तो MVR इंटू आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का। वेग भी इलेक्ट्रॉन का, त्रिज्या कितना R है, यहाँ से MVR के ये बराबर होता है। अब इसी दोनों को सिंप्लीफाई करके हमको R का मान निकालना है और यहाँ से V को रिमूव कर देना है। यहाँ से क्या कर देना है? V को हटा देना है। तो हम अगर यहाँ से V को हटाना है, ये दोनों समीकरण का यूज करके, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, तो हमको V को हटा के R का मान निकालना है, परमाणु त्रिज्या का मान हमको निकालना है। तो परमाणु त्रिज्या का मान हम लोग कितना कैसे निकलेगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से R का भी मान निकालेंगे हम लोग और V का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों का मान यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं किससे क्या आता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग R का मान निकालते हैं। तो R का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हमको R का मान निकालना है, तो यहाँ से V का मान निकाल के उस समीकरण में रख देते हैं। V का मान निकालेंगे तो NH बटे R को इधर लेके आ जाएंगे, R इधर गुना में जाएगा तो भाग में, तो 2 पाई R हो जाएगा, MA इंटू V हो जाएगा। तो MA इंटू V का मान इतना है। अगर हम M को भी इधर भेज देते हैं तो V बराबर कितना आ जाएगा? NH बटे 2 पाई R इंटू V हो जाएगा। सॉरी 2 पाई R इंटू, M को भेजना था ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ME आ जाएगा। तो गुना में था तो भाग में। अब इसको क्या करते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं। तो V का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर ये सब कभी डेरिवेशन पूछता नहीं है, फिर भी हमें वो बता देते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तब R का मान हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जो R का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर बटे पाई ME इंटू E का स्क्वायर। ये जो है ME के साथ E है, ये वाला E, और ये E है अलग से E का स्क्वायर। ठीक है, तो ये R का मान इतना निकल के आता है।
तो ये बोर का परमाणु त्रिज्या का मान निकल के आता है। अब इसमें हम लोग अगर पहला कक्ष के लिए निकालना चाहते थे n का मान 1 रख देंगे, दूसरा कक्ष के लिए निकालना चाहते थे m का मान 2 रख देंगे। इस प्रकार किसी भी कक्ष का हम लोग निकाल सकते हैं। तो n बराबर 1 पे अगर बात करते हैं तो n बराबर 1 पे बताया जाता है कि n बराबर 1 पे ये लगभग मीटर में बात करेंगे तो मीटर में r का मान कितना आता है। जब n बराबर 1 हो पहला कक्ष के लिए तो r का मान ये लगभग आता है 5 गुने 10 के पावर -11 मीटर आता है। तो जब n का मान 1 रहेगा, कैसे, तो हमको पता है कि n का मान 1 रखते h भी कांस्टेंट है, इसका मान रखते एप्सिलॉन नॉट का भी मान पता है, पाई का भी मान पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पता है। तो सभी का मान इसमें जब हम रख देंगे, रखने के बाद जो r का मान आता है तो 5 × 10 के पावर -11 मीटर आता है। अब हम गति ऊर्जा बात करें किसी भी कक्ष का, अगर हम लोग किसका गति ऊर्जा का बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो होगा हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन की गतिज ऊर्जा। हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा हम लोग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को E के से हम दिखा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसलिए 12 MV² होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, इसका वेग कितना है v, तो v का स्क्वायर। E के बराबर इसको r के रूप में भी लिख सकते हैं। MV² का मान ऊपर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर निकाल कर छोड़े थे समीकरण 1 में। MV² का मान E²/4πε0 r होता है। तो ये मान हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर v का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं m e हो गया, m e का मान कितना, तो m e का मान है E²/4πε0 r होता है। तो यही यहाँ से आएगा r के पद में। अगर r का मान रख देंगे, r का मान रख के सिंप्लीफाई भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये E के का मान आया, गतिज ऊर्जा का मान आया कितना, E²/2 टर्म कितना हो जाएगा 8πε0 r के बराबर हो जाएगा। अब अगर बात करते तो ये आ गया गतिज ऊर्जा। दूसरा हम लोग बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा का अगर मान निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा भी होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा का बात करेंगे तो EP से दिखाएंगे, और EP का मान जो निकलता है फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़े थे 1/4 Q1 Q2/r होता है। ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले ये लिखे थे, तो 1/4πε0 Q1 का मान ZE × E/r। अब Z का मान कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन के लिए। तो EP बराबर जो आएगा, P बराबर कितना आ जाएगा, तो 1/4π, ये तो आएगा ही, Z का मान 1 हो जाएगा, तो E² कितना हो जाएगा 4πε0 r हो जाएगा। तो ये EP का मान हो गया और वो EK का मान हो गया। तो कुल ऊर्जा का अगर बात करेंगे, किसी भी कक्ष का कुल ऊर्जा का बात करेंगे, तो कुल ऊर्जा जो होगा, तो कुल ऊर्जा जो होता है तो दोनों ऊर्जा के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। E के दोनों ऊर्जा के योगफल के EK + EPK, इसलिए स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसीलिए वहाँ पे EP लिखा हुआ है। जब दोनों को रख के साथ में जोड़ेंगे, अब देखो एक और चीज़ हम यहाँ पर गलती की है। जब हम लोग स्थितिज ऊर्जा का बात करते तो आवेश को हमेशा साइन के साथ रखते थे। यहाँ पर -E था, यहाँ पर माइनस में आएगा, ये इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस में आएगा। तो EK का मान जो आया है वो कितना आया है, E²/8πε0 r आया है, और ये माइनस में आया है E²/4πε0 r आया है। तो दोनों को ये जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो आएगा E² कितना हो जाएगा, तो E²/8πε0 r के बराबर हो जाएगा। ये E का मान हो गया। तो ये E का मान आया, और इसी को जब हम लोग इसमें R का मान रख देंगे, जब इसमें R का मान रखेंगे तो लिख लेते हैं R का मान रखने पर जो ऊपर में हम लोग निकाले हैं
जब आर का मान रख देते हैं तो ई का मान जो आता है एम ई इंटू ई के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जब इससे पहले कक्ष का जो ऊर्जा होता है तो उसका मान निकालते हैं, मैं दिया भी नहीं है तो लीजिए आगे जब दिया रहेगा तो उसका हम लोग चर्चा कर लेंगे। ई का मान इतना आता है और दूसरे में हम लोग क्या देखे तो आर का मान। अभी तक हम लोग दो चीज़ें ध्यान में रखना है, ई का मान और आर का मान, तब जाके आगे का प्रोसेस हम लोग करना शुरू करेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें पहले सबसे पहले ध्यान में सभी को रखना है, तब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे बोर का स्पेक्ट्रोमेट्री रेखाओं की उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ऊर्जा का गैप निकालेंगे, दो कक्षाओं के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको हम लोग निकालेंगे और उसके लिए फार्मूला भी हम लोग डिराइव करेंगे। लेकिन उसको इसके आगे जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है। और ये दो फार्मूला याद रखना, ई का और आर का, जो दोनों का यूज आगे भी हम लोग को देखने को मिलेगा। ई का तो जरूर ये यूज देखने को मिलेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।